हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SKI। तो इस सीरीज़ के अंदर हम NCERT जो है कक्षा 6 क्लास की जो NCERT सामाजिक विज्ञान है, पृथ्वी हमारा आवास, उसका पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है हमारे सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करने की। आई होप आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर जो है, फर्स्ट चैप्टर को समझ आया होगा। और जितने लोगों को समझ आया है, जितने लोगों को वो यूज़फुल लगा है, सिर्फ उन्हीं लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप बाकी लोगों को भी शेयर कीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं उसके चैप्टर नंबर 2 पे। आप समझ सकते हैं NCERT आपके स्टेट PCS, आपके UPSC, आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स हैं, स्पेशली UPSC एंड स्टेट PCS, इनके लिए कितनी ज़रूरी होती है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का हमारा जो आपके चैप्टर का नाम है दैट इज ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो पहले हम कुछ चीज़ें पहले चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, पहले चैप्टर 1 में हमने सौर मंडल में पृथ्वी देखी थी, कुछ आंतरिक ग्रह देखे थे, कुछ बाहरी ग्रह देखे थे। किन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, किन्हें बाहरी ग्रह कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने डील की थी। आज हम इनके बारे में बात करेंगे, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, और ये दोनों ग्लोब पे आपको दिखेंगी तो इनका क्या मतलब होता है, इसके रेफरेंस पॉइंट किसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपकी NCERT ने शुरुआत कर रखी है, वो शुरुआत ऐसे कर रखी है कि आपकी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, पहली बात तो वो गोलाकार नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कोई गोला नहीं है, पृथ्वी गोलाकार नहीं है, बल्कि उत्तर व दक्षिण के अंदर थोड़ी चपटी है और मध्य के अंदर थोड़ी उभरी हुई है। और इस वाली स्पेसिफिकेशन वाले को, या जिसके अंदर ये विशेषताएं पाई जाती हैं, उस आकृति को हम कहते हैं भू आब या जियोइड। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी वाले इंग्लिश वाला टर्म भी याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यही लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो भू आब का मतलब क्या होता है, हमारी पृथ्वी कोई गोलाकार नहीं है, हमारी पृथ्वी उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी सी चपटी है। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं इस तरीके से, ये थोड़ा सा चपटी है, इधर से दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, यहाँ से भी थोड़ी चपटी है। और उसके बाद ये देखिए मध्य वाला जो पार्ट है, ये इसका ये मध्य वाला पार्ट, ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। ठीक है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से चपटी है और मध्य के अंदर थोड़ी उभरी हुई है। और इस चीज़ को आप क्या कहते हो, जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी चपटी और मध्य से उभरी हुई कोई आकृति होगी जो हमारी पृथ्वी की है, उसको हम कहते हैं भू आब। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, जब भी आप ग्लोब को देखते हो, मैं आपको ग्लोब दिखाती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम में मेरे पास ग्लोब अवेलेबल भी है। आप ये ग्लोब को जब भी देखते हो तो इस ग्लोब के अंदर आपको ये एक निडल दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऑब्वियसली इसके अंदर एक निडल गई हुई है, एक सुई वाली जैसी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे गया हुआ है। तो यहाँ पे तो इसको ग्लोब को बनाने के लिए इन्होंने तो इसके अंदर एक निडल या सुई वाला स्ट्रक्चर जो है वो ऐड किया हुआ है, डाला हुआ है। लेकिन हमारी पृथ्वी पे भी ऐसी ही एक अक्षांश रेखा, मतलब अक्षांश रेखा नहीं, अक्ष, पृथ्वी का अक्ष जो है हम उसको मानते हैं, लेकिन वो काल्पनिक रेखा होती है। अभी मैंने आपको ग्लोब दिखाया, ग्लोब के अंदर इस तरीके से एक आपकी सुई जो है वो डली हुई है। आप ग्लोब को यहाँ डायग्राम में भी देखोगे तो ये सुई डली हुई है जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है। ठीक है, और पृथ्वी को आप देखोगे तो वो भी अपने अक्ष पे ऐसे झुकी हुई है। ये होता है पृथ्वी का अक्ष, जो कि ऐसे सुई हमने डाल रखी है ग्लोब के अंदर, लेकिन पृथ्वी पे ये सुई जो है ये एक काल्पनिक रेखा की तरह बिहेव करती है। पृथ्वी पे कोई सुई नहीं डली हुई है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर थोड़ी सी झुकी हुई है, कुछ डिग्री से झुकी हुई है। इसी को हम कहते हैं ये पृथ्वी का अक्ष है। ये अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है और ये सूर्य के चक्कर लगा ही रही है, और साथ ही साथ ये अपने अक्ष पे भी क्या कर रही है, घूमे जा रही है। तो ये ग्लोब के अंदर जो सुई वाला स्ट्रक्चर था, ये होता है पृथ्वी का अक्ष, जो कि कैसी रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है। हमने यहाँ ग्लोब में तो ये चीज़ डाल दी बनाने के लिए, लेकिन पृथ्वी के अंदर हम थोड़े ना ऐसे कोई लाइन डाल रहे हैं। पृथ्वी के अंदर ये काल्पनिक रेखा है, आपको सोचना होता है, जितने डिग्री से वो झुकी हुई है उसी को मैंने मान लिया ये पृथ्वी का अक्ष है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके अलावा भी पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं और होती हैं।
देखिए, सबसे पहले मैं नाम ले रही हूँ काल्पनिक रेखाएं। इसका मतलब आपको ये रेखाएं दिखेंगी नहीं। आप अपनी कॉपी में जो बना देते हो विषुवत वृत्त, इक्वेटर, ये आपको कहीं ऐसे जाके दिखाई नहीं देता है 0 डिग्री के ऊपर। आपने सोच लिया है कि ये वाला जो पॉइंट होगा या ये वाला जो बिंदु होगा, इसको हम क्या मान लेंगे, विषुवत वृत्त मान लेंगे। आइए देखते हैं कुछ और हम बात करते हैं काल्पनिक रेखाओं की। तो एक अन्य काल्पनिक रेखा और होती है जो इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे ही टेढ़ा करके बनाऊंगी तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इस चीज को मैंने थोड़ा सा सीधा कर लिया है और अब मैं सीधा करके इसको बना रही हूँ कि ये एक काल्पनिक रेखा मैंने बना दी, ये बीच वाली। ठीक है, और इस काल्पनिक रेखा को मैं कह रही हूँ 0 डिग्री या आपके इक्वेटर या विषुवत वृत्त। क्या कहते हैं हम इसको, विषुवत वृत्त कहते हैं। इस काल्पनिक रेखा से हुआ क्या, अगर इसमें बात करूं, ये काल्पनिक रेखा आएगी ऐसे, किस तरीके से, ऐसे आएगी। लेकिन मैंने इसको अक्ष के ऊपर घूमी हुई है, इसको डायग्राम में हमने सीधा कर लिया है, तो सीधा करने की वजह से हम समझ पाएंगे, इसलिए हमने ये काम किया है। ये विषुवत वृत्त जो है, इसको बांटने की वजह से आपको दो एरिया मिल गए। ठीक है, दो क्षेत्र मिल गए। ऊपर की तरफ उत्तर में जो होगा उसको हम कह देंगे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में जो होगा उसको हम कह देंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, ग्लोब को दो बराबर भागों में एक काल्पनिक रेखा बांट रही है। ये देखिए, इसने बांट दिया। इसी रेखा को हम कह रहे हैं विषुवत वृत्त या इक्वेटर। इसके उत्तर में जो भी चीज होगी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में जो भी चीज होगी दक्षिणी गोलार्ध। अब ये बहुत अच्छा संदर्भ बिंदु है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी लोकेशन, किसी भी चीज़ की, आपके किसी भी बिंदु की पहचान करने के लिए संदर्भ बिंदु की तरह काम करता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, यहाँ पे, तो आप मुझे बता सकते हो कि उत्तरी गोलार्ध में हो मैम आप, या दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। उत्तरी गोलार्ध में, तो ये देखिए संदर्भ बिंदु हो गया, इससे पहचान मिली मुझे कि मेरी लोकेशन कहाँ पे है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। समझ पा रहे हैं आप? तो इससे एक संदर्भ बिंदु की तरह हम इसको बिहेव करते हैं, कराते हैं। ये एक संदर्भ बिंदु की तरह हमारे लिए काम करता है। इसके बाद में हम आते हैं विषुवत वृत्त के उत्तर में कौन सा गोलार्ध मानेंगे हम, उत्तर के अंदर डायग्राम फिर से अगर मैं बना लूं तो ये एक काल्पनिक रेखा हो गई विषुवत वृत्त। इसके उत्तर की तरफ ये जो पूरा गोलार्ध है इसका नाम है उत्तरी गोलार्ध। इसके दक्षिण की तरफ जितना गोलार्ध है ये है पूरा दक्षिणी गोलार्ध। तो इसने पूरी पृथ्वी को, पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया है। उत्तरी गोलार्ध हो गया एक तो, और एक क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, इसी वजह से विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है, संदर्भ बिंदु है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे मैं पॉइंट बना रही हूँ, तो आप बता सकते हो आसानी से कि ये उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ बना रही हूँ तब भी आप आसानी से बता पाओगे कि ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। तो ये जो आपके रेखाएं हैं ये आपके संदर्भ बिंदु बताती हैं या संदर्भ बिंदु की तरह बिहेव करती हैं। पृथ्वी के ऊपर विभिन्न स्थानों की स्थिति जो है उसके बारे में बता के जाती है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अभी तक मैंने एक काल्पनिक रेखा की बात की। ये हमारी काल्पनिक रेखा थी जिसको हमने बोला विषुवत वृत्त। ठीक है, इसी विषुवत वृत्त के समानांतर बहुत सारी रेखाएं होती है। समानांतर का मतलब है, देखिए इस तरीके से, ये इसके समानांतर हो गई, ये इसके समानांतर हो गई, ये इसके समानांतर हो गई। ऐसे बहुत सारी रेखाएं होती हैं और इन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं, अक्षांश समानांतर रेखाएं। दोबारा से देखिए, विषुवत वृत्त से लेके ध्रुवों तक, ध्रुव किसको बोला है, एक ध्रुव ये है जिसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, उत्तरी ध्रुव हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक यहाँ पे, ये तो आपको पता ही है कि भाई 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त हम पहले पढ़कर आए हैं। विषुवत वृत्त है ये तो हमारी जो दो बराबर भागों में बांटती है। इसी के समानांतर बहुत सारी रेखाएं आपको मिलेंगी जिनको क्या बोला जाता है, अक्षांश समानांतर रेखाएं। ठीक है, अगर इनकी लंबाई की बात करो, पहली बात तो अंश में मापते हैं इनको, मतलब डिग्री में मापते हैं। जैसे ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ से 1 2 3 करके नॉर्थ की तरफ आप जाओगे, उत्तर की तरफ तो 1 2 3 करके ऐसे टोटल इधर 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये देखो एक पूरा का पूरा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। 1/4 भाग ये है, 1/4 भाग ये है, 1/4 1/4। ठीक है, तो आप भी समझ सकते हो 360 डिग्री का ये टोटल हो जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो गया।
तो यहाँ से 90 डिग्री तक ऐसे, और यहाँ से नीचे भी 90 डिग्री तक ऐसे, एक एक डिग्री के अंदर इसको मापते हैं। और डिग्री को ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डिग्री ही होता है, कुछ अलग नहीं है ये। तो अंश में हम इनको मापते हैं। इनकी लंबाई जो है वो समान नहीं होती। समान हो भी कैसे सकती है, मैंने बोला पृथ्वी जो है ध्रुवों से चपटी है और बीच से थोड़ा सा ये गोला जो है ये उभरा हुआ है। तो जो ऊपर की साइड वाली लाइन होगी वो आपकी छोटी होगी, जो ये उभरे हुए एरिया के ऊपर जो लाइन जाएगी वो ऑब्वियसली बड़ी होगी। तो लंबाई इनकी समान नहीं होने वाली है। क्लियर? दोबारा से देखिए, यहाँ तक जो भी हमने बात की एक बार दोबारा से देखते हैं इसको। सबसे पहले तो पृथ्वी हमारी गोलाकार नहीं है, उत्तर और ध्रुवों में थोड़ी चपटी है और आपकी क्या है, मध्य के अंदर उभरी हुई है। इसको क्या कहते हैं, इसको भू आब कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जैसे आपके ग्लोब में ऐसे काल्पनिक ये पूरी की पूरी एक लाइन होती है, अक्ष बनाया हुआ होता है, वैसे ही हमारी पृथ्वी में एक काल्पनिक अक्ष होता है जिसके ऊपर पृथ्वी थोड़ी झुकी रहती है। ठीक है, ऐसे ही एक और काल्पनिक रेखा और होती है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर जो है पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी के साथ साथ में हमने बात की कि ये विषुवत वृत्त जो है, इक्वेटर जो है, ये विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु की तरह काम करता है। विषुवत वृत्त के अंदर 0 डिग्री से विषुवत वृत्त शुरू होती है, वहीं पे विषुवत वृत्त होती है। उससे ऊपर जाओगे और उससे नीचे जाओगे तो बहुत सारी समानांतर रेखाएं आपको मिलेंगी जिनको आप अक्षांश समानांतरीय रेखा बोलते हैं। ये लंबाई में समान हो ही नहीं सकती है। आपको खुद को पता है कि देखिए पृथ्वी की हमने पोजीशन क्या बताई थी, बीच से थोड़ी गोल और इधर से थोड़ी सी ये चपटी। तो यहाँ पे जो लाइन आएगी वो अलग होगी, यहाँ पे जो लाइन आएगी वो अलग होगी। लंबाई इनकी समान नहीं होती है। और इनको कैसे मापते हैं, इनको डिग्री में या अंश में मापते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश। इसको ऊपर वाले को ये नेक्स्ट में भी मैंने बना रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपके हो गया 0 डिग्री। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। 0 डिग्री या विषुवत वृत्त से ऊपर की तरफ उत्तर में आप जाओ तो ये सारे अक्षांश कौन से हो गए, उत्तरी अक्षांश हो गए। ठीक है, इसके समानांतर बहुत सारी रेखाएं, ये उत्तरी अक्षांश हो गई। और अगर नीचे की बात करो तो ये आपके दक्षिणी अक्षांश हो गए। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, समानांतर है। अब यहाँ आपकी एनसीईआरटी ने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, देखिए जरा क्या इन्फॉर्मेशन है। महाराष्ट्र के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है चंद्रपुर। चंद्रपुर जो है 20 डिग्री उत्तर के अंदर स्थित है। और बेलो होरिजोंतो ब्राजील के अंदर, जो कि ये आपके भारत में प्रेजेंट है और ये दक्षिण अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो जगह है ये है 20 डिग्री दक्षिण के अंदर। ये क्यों दिया है आपको एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि ताकि पहली बार तो आप एटलस जाके चेक करो, एटलस में जाके देखो कि ये लोकेशन कहाँ पड़ती है, इसके आसपास की लोकेशन देखो। क्योंकि हमारे यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनसीईआरटी ने कोई एग्जाम्पल आपको मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले तो आपको इसको कहाँ चेक करना है, इसको एटलस के अंदर आप जाके चेक जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर कहाँ बताया है, 20 डिग्री उत्तर के अंदर। तो क्या आप बता सकते हो 20 डिग्री उत्तर किधर आएगा, बिल्कुल बता सकते हैं। 0 डिग्री ये है, 1 डिग्री से लेके 20 डिग्री यहाँ चले जाओ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते 20 डिग्री जो है उत्तर के अंदर मैं चली जाऊंगी और वहां पे मुझे पता चल जाएगा, क्या मिल जाएगा, महाराष्ट्र का चंद्रपुर। ठीक है, उसके बाद ब्राजील का बेलो होरिजोंतो जो है 20 डिग्री दक्षिण में मिलने वाला है। तो क्या मैं ऊपर जाऊंगी अब की बार, नहीं, नीचे जाएंगे, दक्षिण की बात है। तो इधर से 20 डिग्री दक्षिण के अंदर जाएंगे तो उधर हमको ये वाला एरिया मिल जाएगा। क्लियर? ऐसे ही विभिन्न स्थानों की आपके स्थिति पता करने के लिए ये संदर्भ बिंदु की तरह काम आते हैं। अब देखना जरा आगे की बात हम करते हैं। ये पूरा का पूरा कुछ 4 इंपॉर्टेंट और काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो आपको जानना जरूरी है। ये विषुवत वृत्त हो गई, विषुवत रेखा हो गई। ठीक है, इसके ऊपर आप 23.5 डिग्री के ऊपर जाओगे तो यहाँ आपको कर्क रेखा मिलेगी। ठीक है, याद कर लेना आप, इनके नाम कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ आप आओगे, जैसे ये उत्तर की तरफ आप जा रहे हो, इधर की तरफ जब आप जा रहे हो तो क्या कह रहे हो, किधर की तरफ मूव कर रहे हैं हम, उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो ये उत्तर है। ठीक है, विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाओगे तो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा मिलेगी। अगर विषुवत वृत्त से आप दक्षिण की तरफ आओगे तो 23.5 डिग्री के ऊपर एक रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा।
कुछ बना हुआ नहीं है पृथ्वी पे ऐसा, लेकिन हमने काल्पनिक रेखाएं बना रखी हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद कर्क रेखा से भी ऊपर की तरफ आप जाओगे उत्तरी तरफ, तो ये आर्कटिक वृत्त जो है ये दिखेगा आपको, ठीक है। और इधर दक्षिण की तरफ आओगे मकर रेखा से, तो ये अंटार्कटिक वृत्त आपको दिखेगा। फिर इससे और ऊपर जाओगे तो आपको उत्तरी ध्रुव मिल जाने वाला है, और इससे और नीचे आओगे तो आपको दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का मिल जाएगा, ठीक है। देखो विषुवत रेखा, यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ पे मकर रेखा है, यहाँ अंटार्कटिक वृत्त है और वहां आर्कटिक वृत्त है, ठीक है। इनको बांटने का कारण क्या, क्यों बांटा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग एरिया इनका अलग अलग है। अगर मैं यहाँ की बात करूं, ये वाले एरिया की बात करूं, तो इस एरिया को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध अलग नाम कैसे करोगे, ये उत्तरी उष्ण कटिबंध है और ये दक्षिणी उष्ण कटिबंध है। ये ऊपर की तरफ है तो इसलिए उत्तरी, और ये नीचे की तरफ है तो ये दक्षिणी के अंदर है, ठीक है। मैं एक बार के लिए ये डायग्राम आपका रब कर रही हूं, और यहाँ पे हम सन बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पृथ्वी जो है, पिछली क्लास में आप सीख के आए हो, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। वो ग्रह वाला डायग्राम अगर आपको याद हो, तो नहीं याद है तो आप देख कर आना हो पिछले वाले लेक्चर के अंदर। यहाँ पे हम दोबारा से देखते हैं। ये मैं सूर्य बना रही हूँ यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे मैंने ये बना दिया, अच्छे से ही सूर्य बना लेते हैं। ये हमने बना दिया सूर्य। अब अगर मैं बात करूं तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के कौन से एरिया पे देखो सीधी पड़ रही है, बिल्कुल सीधे सीधे मिल रही है सूर्य की हीट इस वाले एरिया को। बिल्कुल सूर्य की किरणें जो है इस वाले एरिया के ऊपर आराम से सीधे सीधे आ रही है। मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए, मैक्सिमम समय में आपके यहाँ पे सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है, तो यहाँ पे तापमान कितना होगा, तापमान ज्यादा रहेगा, ठीक है। उष्णता या गर्मी जो है वो क्या होगी, ज्यादा रहेगी। यहाँ भी तापमान जो है वो ज्यादा रहेगा, इसलिए इस कटिबंध को बोला है उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो ये जो एरिया है आप समझ गए ना, कर्क रेखा मकर रेखा ये हमने डिवाइड किया था अभी, और उसके बाद हमने उसी एरिया के ऊपर बात कर रहे हैं। इस रेखा के बारे में, इस रेखा के बारे में हम बात कर चुके हैं, इस रेखा के बारे में, यहाँ अंटार्कटिक वृत्त और वहाँ आर्कटिक वृत्त की भी बात कर चुके हैं। अब इस जोन की बात करें, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा रहता है, तो ये जो एरिया है ये उत्तरी उष्ण कटिबंध हो गया, और ये वाला एरिया जो है वो दक्षिणी उष्ण कटिबंध हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध और ये वाला शीतोष्ण कटिबंध, तो आप समझ ही पा रहे हैं ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। यहाँ पे सूर्य की किरणें आती हैं लेकिन तिरछी आती है, ठीक है, कैसी, तिरछी, इसलिए उतनी गर्मी जो है वो प्रदान नहीं कर पाती, उतनी गर्मी यहाँ पे नहीं पड़ेगी, तो ये कंपैरेटिवली गर्म कम होगा इस वाले एरिया से। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है आपका, ये जोन उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और एक बात और याद रखिएगा, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है वहाँ बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है। मैक्सिमम प्लांट्स एंड मैक्सिमम एनिमल जो होते हैं, पादप और जंतु, वहाँ पे आपके क्या कर पाएंगे, उग पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे जैव विविधता जो है वो भी सबसे ज्यादा होने वाली है। यहाँ पे आपके गर्मी ज्यादा, इसलिए इसको बोला उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। यहाँ पे शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, मतलब शीत मतलब ठंडा, तो ठंडा है, लेकिन उष्ण भी है, थोड़ा गर्म भी है, उतना ठंडा थोड़ी हो गया। सूर्य की किरणें आ रही है यहाँ पे भी, अभी तिरछी आ रही है लेकिन आ रही है कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ये उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। इसके ऊपर वाले एरिया में तो सूर्य की किरणें जाती ही नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। सूर्य की किरणें बहुत कम, बहुत रेयर उनको मिलती है, इसलिए यहाँ पे ये वाला जो प्रदेश होता है ये बिल्कुल ठंडा होता है। यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल कम होता है, बहुत कम, माइनस में ही होता है, ठीक है। तो ये शीत कटिबंध कहते हैं, इसको उत्तरी शीत कटिबंध हो गया, ये दक्षिणी शीत कटिबंध आपका हो गया। दोबारा से डायग्राम आप देख लो, बीच में आपके विषुवत वृत्त आ गई थी, इसके बाद में ऊपर नीचे में आपके उष्ण कटिबंध पहले, फिर शीतोष्ण कटिबंध और फिर शीत कटिबंध जो है वो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, या वो आपकी पृथ्वी के अंदर ये वाले जोन जो है होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं प्रशांत। अब 2 लोकेशन और बता रखी है इन्होंने, देखते हैं जरा क्यों ये 2 लोकेशन बता रखी है। एक तो प्रशांत महासागर के अंदर टोंगा द्वीप,
ठीक है। एक तो प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप, एक हिंद महासागर के अंदर मॉरिशस। मॉरिशस का नाम आप सबने सुना होगा, मॉरिशस द्वीप, ठीक है, तो आइलैंड ही। ये 20 डिग्री दक्षिण के अंदर है, ठीक है। आपने अभी तक क्लास के अंदर देखो क्या सीखा, ये हमारा ग्लोब है, इसके अंदर एक काल्पनिक रेखा ऐसे थी, एक काल्पनिक रेखा हमने ऐसे बना दी 0 डिग्री विषुवत वृत्त, ठीक है। इसके ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे वाले को दक्षिण गोलार्ध बना दिया। यहाँ पे हमने कुछ उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, शीतकटिबंध, यहाँ पे भी ये 3 कैटेगरी हमने देख ली। अगर आप बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती है जिससे मुझे पता चलता है किसी की पहचान, ठीक है, कोई बिंदु कहाँ पे अवस्थित है इसकी पहचान मुझे मिलती है। लेकिन अब मैं कह रही हूँ ये टोंगा द्वीप, ठीक है, और मॉरिशस द्वीप, ये दोनों ही कहाँ है, 20 डिग्री दक्षिण के अंदर है। तो यहाँ से 20 डिग्री दक्षिण पे मैं जाऊँ तो यहाँ से 20 डिग्री दक्षिण मान लो यहाँ पे हो गया, ठीक है। 20 डिग्री दक्षिण के ऊपर ये पूरा एरिया आता है। तो अब इस पूरे एरिया के अंदर मैं कहाँ मानूं कि कहाँ पे वो पर्टिकुलर जो लोकेशन है या पर्टिकुलर अवस्थिति कहाँ पे है इसकी। यहाँ भी हो सकता है 20 डिग्री, कलर चेंज कर लेते हैं हम, 20 डिग्री दक्षिण में यहाँ भी हो सकता है, 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 इतने सारे संदर्भ बिंदु हो जाएंगे फिर तो। इसका मतलब सिर्फ अक्षांश रेखाओं से तो मैं आपके पहचान नहीं पाऊंगी कि वो एक बिंदु या टोंगा द्वीप कहाँ है, मॉरिशस द्वीप कहाँ है। अब मुझे कोई और भी लाइन चाहिए, कोई और भी रेखा चाहिएगी, और अब मुझे चाहिएगी याम्योत्तर रेखाएं या देशांतर रेखाएं। ये देखो इस तरीके से, ये देशांतर रेखाएं। अगर मैं इन देशांतर रेखाओं को नंबरिंग दे दूं, ये 1 2 3 करके मैं अगर बोल दूं इनको, तो मैं बता पाऊंगी कि हाँ भाई 20 डिग्री दक्षिण में जाओ और कौन सी वाली बिंदु पे जाओ, 5वें नंबर पे जाओ। तो ये आपका ये लोकेशन मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर कट पता चल जाएगी। तो सिर्फ अक्षांश रेखाओं से तो सही स्थिति हम पता नहीं कर सकते, इसलिए हमको जरूरत पड़ती है देशांतर रेखाओं की। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होती है। ये उत्तरी ध्रुव है, आपको पता है ये उत्तरी ध्रुव है, हमने पहले ही सीख लिया। ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी लाइनें ये आ रही हैं, ये जितनी लाइनें हम मैच करके देखें, ये सारी लाइनें जो हैं ये क्या हैं, देशांतर रेखाएं हैं। अच्छा, अक्षांश रेखाएं जो हमने देखी थी, दोबारा से मैं बना देती हूँ, एक बार छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी, इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगी। ये अक्षांश रेखाएं थी, इनकी लंबाई क्या बराबर थी, बराबर नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी ही ऊपर और नीचे से तो थोड़ी चपटी है और बीच वाले एरिया से थोड़ी सी क्या है आपके उभरी भी है, तो कैसे बराबर हो सकती थी। लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो आपके लंबाई है वो सेम होने वाली, ठीक है। यहाँ पे चाहे चपटी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा वो आपको सेम लगेगा। तो यहाँ पे देखना, इनकी लंबाई जो होती है वो समान होती है और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली होती है। ये हम इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। और ये देशांतर रेखाएं देखो जरा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ फैली है और इनकी लंबाई सबकी क्या होती है, समान होती है, ठीक है। इनको भी हम वैसे ही डिग्री में ही मापते हैं, जैसे हमने अक्षांश रेखाओं को डिग्री में या अंशों में, हिंदी में अंश को ही आपके इंग्लिश में डिग्री कह देते हैं, क्लियर। तो अंश का मतलब डिग्री है, अंश के अंदर ही इनको भी हम मापते हैं। अब वहां हमने जैसे कुछ कैटेगरी बनाई कि भाई ये विषुवत वृत्त हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ये आपके आर्कटिक वृत्त हो गया, ये अंटार्कटिक वृत्त हो गया। यहाँ पे भी हम ये कुछ कैटेगरी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल वेधशाला जो थी लंदन के अंदर, वहां पे हमने बीच में ये लाइन काल्पनिक रेखा मान ली, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 डिग्री करी रखी है, ये 0 डिग्री आपको याद ही है विषुवत रेखा है, ये वाली 0 डिग्री की बात नहीं करी। अब हमने 0 डिग्री इस तरीके से बनाई है, इसको देशांतर रेखाओं में प्रधान याम्योत्तर बना दिया है, प्राइम मेरिडियन बना दिया है। जैसे वहां इक्वेटर थी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी, ये विषुवत वृत्त थी। यहाँ पे इन लाइनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ संदर्भ बिंदु मैंने बना लिया, सबसे पहले 0 डिग्री किसको मान लिया, इसको मान लिया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, प्रधान याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन। कोई लोकेशन पूछे प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजर रही है, तो ये ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल वेधशाला जो कि लंदन में है आपके यूके के अंदर, वहां से ये गुजर रही है। इसको 0 डिग्री मान लिया, ठीक है। अब ये 0 डिग्री जो है इसके पूर्व में भी कुछ है और इसके पश्चिम में भी कुछ है। डायग्राम में देखिए ज्यादा समझ आएगा। अगर ये 0 डिग्री की बात करूं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डिग्री वाइज चलता जा रहा है। तो ये 180 डिग्री तक आपके क्या है, पूर्वी गोलार्ध है।
और इधर 180 डिग्री तक क्या है, पश्चिमी गोलार्ध है। इसने भी दो बराबर भागों में बांटा था पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा ने भी दो बराबर भागों में बांटा है, दैट इज पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, लोकेशन हम सिर्फ इनसे पता नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए देशांतर रेखाओं की भी जरूरत पड़ी। भाई अगर आपको इस तरीके से मैं बोलूं, यहाँ पे ये रेखाएं हैं, ठीक है, और ये लोकेशन है, तो कैसे बता पाओगे मुझे? आप तो ये पूरा एरिया जो है इसको बता दोगे कि ये तो देखो यहाँ पे है, लेकिन अगर इन्हीं लाइनों के साथ मैं ऐसे और लाइन बना दूं तो आप मुझे इसका नंबरिंग बता पाओगे, इस वाले पूरे स्क्वायर का एक नंबरिंग, तो आराम से मुझे उसकी स्थिति जो है पता चल जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी प्रधान याम्योत्तर आई, इसके इधर पूर्व के अंदर पूर्वी गोलार्ध हो गया और इसके पश्चिम में क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अब एक लोकेशन इन्होंने बता रखी है, धुबरी जो असम के अंदर भारत में है, ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। जरा देखो इसको देखते हैं, ये 0 डिग्री होगी आपके विषुवत, ये 0 डिग्री हो गई आपके प्राइम मेरिडियन प्रधान याम्योत्तर। तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांश रेखा ये थी, तो यहां से चले जाएं हम 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। अब मेरे को देशांतर में बता रखा है इसने पहले 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यहाँ से पूर्वी की तरफ किधर जाना पड़ेगा, मुझे इधर जाना पड़ेगा, और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में इधर से इधर चलूं और मुझे यहाँ पे पता चला कि ये लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, जब दो पॉइंट मुझे पता होंगे तो मैं आराम से ये लोकेशन जो है वो पता कर लूंगी। 26 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश हो गया और ये आपके 90 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया, ये यहाँ पे आपके अवस्थित बिंदु है। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा यहाँ पे कि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर जो है वो एक ही रेखा पर है। देखो भाई, अगर मैं यहाँ से प्रधान ये मान रही हूँ याम्योत्तर, तो आप इधर से घूम के 180 डिग्री आओ तो बिल्कुल मेरे लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे, यहाँ। ठीक है, यहाँ हम इसको बना लेते हैं ये वाला पॉइंट। मैं ऐसे हूँ, यहाँ पे मैंने 0 डिग्री बनाया, तो 0 डिग्री से आपने ये हाफ सर्कल पूरा कंप्लीट कर लिया, ये 180 डिग्री हो गया, बिल्कुल मेरे पीछे, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ से ऐसे कवर करके ये पूरा एरिया, ये 180, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ से आप जाओ पश्चिमी गोलार्ध, इधर वाले एरिया में 180 डिग्री, तो आप समझ पा रहे हो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, जब आप पीछे 180 डिग्री पे पहुंचोगे तो ये दोनों लाइनें जो है एक ही लाइन है। तो यही बात लिखी है, 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर जो है वो एक ही रेखा पर है। यहाँ से आप 180 डिग्री जाओगे तब भी आप बिल्कुल मेरे बैक तक पहुंचोगे, यहाँ से 180 जाओगे तब भी आप बिल्कुल मेरे बैक तक पहुंचोगे। क्लियर है ये बात? अब ये जो है समय के लिए बहुत जरूरी है ये सारी लाइनें। देखते हैं कैसे। देशांतर और समय की मैं बात करूं तो सबसे पहले समय मापने का सबसे अच्छा साधन होता है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। ठीक है, अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। किधर से? पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने पृथ्वी बनाई, ये मैंने आपके यहाँ पे याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर बनाई, ये मैंने इस तरीके से, ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे ये पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो ये किस तरीके से चक्कर लगाएगी, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाएगी, पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाएगी। इधर पश्चिम हो गया और इधर पूर्व हो गया, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये इस तरीके से आपके चक्कर लगा रही है। अगर इस तरीके से चक्कर लगा रही है तो देखना क्या होता है, समय कैसे पता करते हैं। ग्रीनविच रेखा जो है ये आपकी हो गई प्रधान याम्योत्तर, इसके पूर्व में जो है ये हो गया इधर, जिधर भी है पूर्व के अंदर इधर हो गया। ठीक है, पश्चिम में इधर हो गया। यही चीज मैं ग्लोब में बना सकती हूं, तो आपको ऐसे समझ आ जाएगा कि चलो भाई ये ग्लोब हो गया, ये प्रधान याम्योत्तर हो गई, इसके इधर जाओगे तो पूर्वी और इधर जाओगे तो पश्चिमी। अब ये चक्कर कैसे लगा रही है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ लगा रही है। तो आप खुद सोचना, अगर मैं कह रही हूं यहाँ पे सूर्य होगा, यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ से मेरे को चक्कर कैसे लगाना है, मैं पृथ्वी हूँ, यहाँ पे आपने सूर्य बना दिया है, मेरे को चक्कर कैसे लगाना है, अगर मैं यहाँ ऐसे खड़ी हूँ तो ये पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ मेरे को चक्कर ऐसे लगाना है। ठीक है, दोबारा से देखिएगा, पश्चिम से मेरे को किधर की तरफ चक्कर लगाना है, पूर्व की तरफ ये चक्कर लगाई जा रही है। अब देखना जरा,
यहाँ पे अभी जो है पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है, यहाँ पे सूरज जो है वो निकल रखा है, अभी से निकल रखा है, लेकिन यहाँ पे अभी सूर्य जो है वो निकला नहीं है। इसका मतलब पूर्वी देशांतर का समय आगे होगा। और ये मैं अपना ये हेड पॉइंट जो है ये मान लो मेरा प्रधान याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर वाला ये पॉइंट है। इधर ये पूरा पार्ट जो है ये आपका क्या हो गया, पूर्वी, और इधर क्या हो गया, पश्चिमी। तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर आपके समय पहले निकलेगा। यहाँ पे सूरज निकल गया, 5 बज गए। अब जैसे जैसे मैं ऐसे आगे आऊंगी, अब यहाँ पे 5 बज जाएंगे, अब यहाँ पे 5 बज जाएंगे। अब ये ग्रीनविच के ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे सूरज निकल गया, यहाँ पे 5-6 बज गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5-6, 5-6, 5-6, इस तरीके से आपके पूर्वी देशांतर के अंदर समय पहले होगा, आगे चल रहा होगा, और पश्चिमी देशांतर के अंदर समय पीछे चलेगा। पीछे क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी सूर्य है और यहाँ से मैं ऐसे करके चक्कर लगा रही हूँ, तो पहले ये वाला जो हाथ है ये पहले सूर्य की तरफ आ जाएगा, और ये वाला हाथ जो है वो बाद में सूर्य की तरफ यहाँ पे आने वाला है। क्लियर। तो इसी के थ्रू हम समय पता करते हैं। पृथ्वी को हमने 24 घंटे के अंदर पृथ्वी अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो 1 घंटे में अगर मैं बोलूँ तो कितना डिग्री घूमी, 15 डिग्री। 1 घंटे के अंदर कितना डिग्री घूमी है, 15 डिग्री। और अगर 4 मिनट की बात करूँ तो 1 डिग्री ये 4 मिनट में घूम जाती है। ये बताने का रीजन क्या, अब देखो जरा एक एग्जाम्पल। अगर ग्रीनविच रेखा पे बजे हैं दोपहर के 12, अगर आपसे पूछा जाए ग्रीनविच रेखा के ऊपर बजे हैं दोपहर के कितने, 12, तो इसके 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। यहाँ पे तो सिंपल कैलकुलेशन है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटा पहले क्या होगा, ये यहाँ पे जो लोकेशन होगी वो 1 घंटे बाद यहाँ पे होगी। तो यहाँ से समय, अगर यहाँ दोपहर 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ 15 डिग्री के अंदर 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। और पूर्वी गोलार्ध में समय आगे होता है या पीछे रहता है, आगे रहता है, पहले ही हमने बताया। यहाँ मैं कह रही हूँ दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 डिग्री पूर्व में क्या होगा। तो भाई 15 डिग्री के अंदर 1 घंटे का डिफरेंस आता है। क्यों आता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। इतना कैलकुलेशन तो करना हमको आ ही रहा होगा, 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री। और 4 मिनट में 1 डिग्री की अगर बात आए तो 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री वो घूम जाती है। तो यहाँ पे पूर्वी जो आपके गोलार्ध है, 15 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ पे 1 घंटे का डिफरेंस आएगा, तो सीधा सीधा हो गया आपके 11 बजे हैं, ठीक है। यहाँ 11 बजे हैं, यहाँ 12 बज गए, ये घूम के ऐसे आएगा, तो यहाँ पे भी फिर उसके बाद में क्या होगा, और ज्यादा टाइम लेट हो जाएगा। ऐसे जाते जाते आपके क्या हो जाएगा, लेट होता जाएगा। क्लियर है, इधर की तरफ आगे बढ़ेगा, इधर की तरफ कम होगा टाइम। क्लियर, ये बात हम समझ आ गई या नहीं, दोबारा से आप देख लेना एक बार, दोबारा से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ जाओगे, मतलब 1-2 बार अगर आप करोगे तो ये चीज क्लियर कट समझ आ जाएगी। तो पूर्व में अगर आपको समय पता करना था 15 डिग्री पूर्व में, तो देखो कैलकुलेशन वैसे ही सिंपल भी है कि 1 घंटे में 15 डिग्री होता है, ठीक है। तो इतना आने में 1 घंटा, तो 1 घंटा पहले जो है आपके रहेगा, ठीक है। और इधर समय आगे रहता है, ये हमको पहले ही पता चल गया। लेकिन अगर आपको मिनट से भी निकालना है तो आप वैसे भी निकाल सकते हो कि भाई 15 डिग्री है, और 15 डिग्री ये हो गया आपके, और 1 डिग्री कितने मिनट में, 4 मिनट में, तो 15 डिग्री कितने मिनट में, आपके 60 मिनट में, तो 1 घंटा जो है वो आगे हो गया। क्लियर। तो आई होप ये आपको देशांतर और समय का पता चला होगा। इसके बाद हम देखते हैं भारत का स्थानीय समय। देखो जरा, सब एरिया का समय जो होता है वो अलग अलग होता है, उनको अपने हिसाब से जो है स्थानीय समय अपना बनाना पड़ता है। अब ग्रीनविच रेखा को तो मैं समय के लिए मानक रेखा नहीं मान सकती, ग्रीनविच रेखा तो मेरे भारत के अंदर तो आ नहीं रही है, तो भारत के अंदर मैंने मानी 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, इसको ऐसे भी लिखते हैं 82-30 पूर्वी, ठीक है। ये आपके पूर्वी गोलार्ध के अंदर पूर्वी देशांतर रेखा है, ये पूर्वी देशांतर रेखा है। अगर कोई पूछ ले कि इंडिया का पूरा एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक देशांतर में है, तो 97 डिग्री पूर्वी से लेके 68 डिग्री पूर्वी। समझ पा रहे होगे आप, मैं दोबारा से ग्लोब बनाती हूँ, ये ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री हो गई, तो यहाँ से पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी देशांतर है, और पूर्वी देशांतर में भी कितना, 68 डिग्री और 97, तो यहाँ 68 डिग्री और ये मान लिया 97, तो यहाँ पे आपका भारत जो है वो स्थित है, ठीक है। तो ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये हमने भारत की मानक समय रेखा मान रखी है, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम भारत का समय देखते हैं।
क्योंकि देखो हमारा भी देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 97 डिग्री पूर्वी है, यहाँ पे 68 डिग्री पूर्वी है, तो यहाँ पे आपके सूरज जल्दी उगेगा, फिर धीरे 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 आपके यहाँ पे समय जो है वो लेट होगा। अगर आप बात करो तो यहाँ सुबह के बहुत जल्दी आपके क्या हो जाएगा, सूरज उग जाएगा, और यहाँ पे आपके जो है वो लेट जो है सूरज उगेगा। क्लियर? तो इस चीज़ के लिए ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एरिया है इसमें भी टाइम हमारे बहुत डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ट्रेन चलानी है तो ट्रेन तो सेम टाइम पे चलानी होगी। तब हमने भारत के अंदर एक ही मानक समय मान रखा है। भारत का स्थानीय समय जो है वो आपकी मानक रेखा किससे डिसाइड होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे देश हैं जिन्होंने बहुत सारे मानक समय मान रखे हैं, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी उन्होंने मैनेज कर रखा है। उनका देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा है। जैसे रूस के अंदर आपके कितने हैं, 11 मानक समय है। अगर पृथ्वी की बात करो, ये एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ आई गेस आपको मानक समय वाली चीज याद हो गई होगी। अब मैं बात कर रही हूँ आपके किस चीज की, पृथ्वी के। एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांट रखा है, एक एक घंटे के। ठीक है? तो एक घंटे का एक समय क्षेत्र जो है वो कितने एरिया को कवर करता है, वो 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन है, आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर कट समझ आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर ये टाइम वाला लगाओ तो एक दो बार आप करेंगे तो फिर ये आपका हो जाएगा। और इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपका सजेशन हो या आपको कोई चैप्टर पढ़ना हो, कोई टॉपिक आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है और आप मुझसे पढ़ना चाहें तो आप कमेंट के अंदर मुझे ये चीज़ें बता सकते हैं। सो आई होप हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसके आगे वाला जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। थैंक यू सो मच।